हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि मैं अदर अदर जगहों से आपको क्वेश्चन उठाकर देने दे रहा हूँ और 14 और 21 मार्च को ऐसा ही प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है। अब मैं आपसे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। वहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो भी अब क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चंस मिलेगा। आपको अब दूसरे किसी पे बात पे विश्वास नहीं करना है, सिर्फ आपको खुद पे विश्वास और खुद के मेहनत की बदौलत आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, मैं जो यहाँ पे टॉपिक दे रहा हूँ सिर्फ आप उसको लेते जाइए, बस आप उसको खाते जाइए, पीते जाइए, बस उतना ही करना है आपको। अब दूसरा कुछ नहीं करना है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन उठाकर। और हाँ, मैं मास्टर वीडियो जिसको मैं डाल रहा हूँ उस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो मिस कर जाइएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट के जो भी मास्टर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सिर्फ उसी टॉपिक को उठाकर आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसको ले लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मॉक टेस्ट 2 रहेगा, ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको हर एक वीडियो में थोड़ी सी 2 से 3 या 4 से 5 मैंने बिहार के क्वेश्चंस भी रखे हैं और साथ ही 2 से 4-5 आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ही पीछे का क्वेश्चंस अब नहीं पूछा जाता है, अब ज़्यादा मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस रिगार्डिंग ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट किया और साथ ही मैं बता दूं कि 10th और 12th के बीच में मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हैं ताकि एग्जाम हॉल में आपको ये पता लग जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ा है। क्योंकि आप जब पढ़े रहते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगा कर यहाँ के गए रहते हैं और वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली मेरे साथ ही चलना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का मैं फुल प्रयास करता हूँ। चलिए करते हैं। मोहनजोदारो कहाँ अवस्थित है। सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सभी की रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास मैं बता दूं आज हो गया 27 तारीख और आपके पास मात्र 10 से 12 दिन है और इसी के बीच में आपको तैयारी कर लेनी है। तो कैसे तैयारी कर लेनी है, सारा चीज़ मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने सिलेबस भी डाल दी है। वो चीज़ भी मैं देख सकते हैं आप लोग, आई बटन में मिल जाएगा लिंक। और एक और चीज़ है कि आप लोग अब जो भी चीज़ मैं दूंगा उसको अच्छे से ग्रहण कर लीजिए, बस यही चीज़ है आपको मैं एक बोल सकता हूँ। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है, बस इतनी ही सी क्वेश्चंस को आंसर कर जाइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपको मेरे साथ है। मोहनजोदड़ो सिंध और पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के पूछ देगा किस नदी पे, तो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, सभी को पता है। ये किस सभ्यता है कहेगा, तो जो मोहनजोदड़ो सभ्यता था ये कौन सा सभ्यता था, तो यहाँ पे सैंधो सभ्यता इसे कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का विशाल एवं प्रमुख नगर स्वीकार भी कर ली जाती है। चलिए फटाफट आंसर करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले आर्य भारत में आकर भारत की खोज किया था, सभी को पता है यहाँ पे। तो आया कहाँ से था इसके बारे में जानते हैं, तो मध्य एशिया से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न का आंसर है किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ध्यान रखिए, अब रामायण महाभारत किस काल में हुआ था तो ये किसी को पता है ये, लेकिन किस काल में हुआ था ये सभी को पता है। तो किस काल में हुआ था, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैदिक काल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था। कौन से ग्रंथ, तो भाई मेरे अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की बात यानी कि फेमस ग्रंथ की बात कही जा रही है, तो फेमस ग्रंथ की बात कर ली जाए तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हम भी करेंगे, कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। मैं उस लेवल से क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अभी इतना भी हलवा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, 10th लेवल कर दिया है कि आप लोग ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि कंपटीशन टॉप है। 8415 पद है और 55 रिजल्ट मिलने वाला है, सभी को पता है। और साथ ही बता दूं कि इसमें फॉर्म आपको काफ़ी अधिक बढ़े गए हैं, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था। यातनाएं देकर यानी कि बहुत सारा कष्ट देकर उसको क्या किया था, मार डाला था। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा तेग बहादुर ने। किसने, तेग बहादुर ने। अब यहाँ पे जो मुगलों के किस गुरु ने थे, तेग बहादुर गुरु ने। अब यहाँ पे देखिएगा मुगल सम्राट कौन थे, तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म के स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, यानी कि मजबूर किया था, जिसके कारण से उन्होंने ये हत्या किया था। हत्या ही मान सकते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था। ध्यान रखिए, पानीपत के प्रथम द्वितीय तृतीय घाघरा का युद्ध,
ये सभी याद होनी चाहिए आपको, टॉपिक याद कर लीजिएगा। तो पानीपत के दूसरे युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? 57 नंबर क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे रखा गया है आप सभी के समक्ष, क्योंकि आप सभी ऐसे पढ़े हुए हैं। पैरम खां और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के ठीक है पुत्र सांबा जी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने कहाँ हत्या कर दिया था? तो पहले तो उसको बंदी बनाया था। अब यहाँ पे कौन बनाया था? औरंगजेब बनाया था। क्वेश्चन पूछ देगा शिवाजी के पुत्र सांबा जी को किसने बंदी बनाया था? तो औरंगजेब ने। सांबा जी कौन था? तो शिवाजी के पुत्र थे। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे रहते हैं। आप अगर अच्छे से लगाइएगा इसको सेट तो आपको पता चल जाएगा। अहमदनगर आपका बिल्कुल सही जगह, अहमदनगर में ले जाकर मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो ठीक है, तो अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि मस्तानी, याद रखिए मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए बाजीराव पेशवा का। किसका? बाजीराव पेशवा का। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? किसका स्थापना? तो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। ये कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? तो उदयन आए थे। ठीक है, उदयन आ सकते। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन प्रथम आया था, तो ऐसे घबराइएगा नहीं, तो आप उदयन कर दीजिएगा, वहां पर भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बख्तियार खिलजी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा यहाँ पे कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो सभी को पता है 1911 तक कहा जा रहा है, तो यहाँ पे 1911 तक हम जानेंगे बंगाल प्रांत था। बंगाल प्रांत था 1911 में। तो 1912 में जाकर 1900 क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हो गए थे और 1912 में उसको हटा दिया गया था आसानी से संविधान के लिए। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कब बनाया गया था? तो 1912 में बंगाल से विभाजन कर दिया गया था, अलग अलग प्रांत बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सभी को पता है कि यहाँ पे बिहार राज्य की सीमा जो जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार के बगल में है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को याद रखिए, जो कि अलग किया गया था झारखंड राज्य को बिहार से। ठीक है, और यहाँ पे जो सीमा बनाती है तो सभी को पता हो गया, यूपी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कौन सी नदी बिहार में है? बिहार में कौन सी नदी है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बिहार में पुनपुन नदी है। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए यहाँ पर मिस करते हैं हम लोग, यहाँ पर नहीं छोड़ देते हैं और नदी है फट से पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है क्वेश्चन का आंसर स्वर्ण रेखा यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि आप गलत पूछा ही गया। सोन, गंडक, कोसी सारे बिहार में ही। और आपको किसका सहायक नदी है? तो गंगा का। और यहाँ पे कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मुख्य नकदी फसल कौन सा है? नकदी, जायद और रबी। नकदी, जायद और रबी। ठीक है, और खरीफ फसल, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठा कर याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, गन्ना हमारा हो जाएगा। नकदी फसल या जायद की फसल भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए फिर से गलत पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब भी गलत कहेगा थोड़ा सा आपको इसको फोकस करना है। घाटशिला उर्वरक यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी आपको चांदिल, स्पंज, लोहा और पलामू, कास्टिक सोडा और आदित्यपुरी मिश्र धातु इस्पात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर सभी को पता है फल संस्करण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, सभी को पता है, एक बार में जान गए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सिद्धांत कहा जाता है इसे साम्यवाद सिद्धांत कहा जाता था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके।
यूके को क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो कभी कभी यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा आपको शॉर्ट नेम दे देगा एग्जाम हॉल में, तो आप घबराइएगा नहीं, एक बार आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज, याद रखिए, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, एक पार्टी है रिपब्लिकन, दूसरी पार्टी का नाम क्या है। ध्यान रखिए, द्विदलीय पद्धति है संयुक्त राज्य अमेरिका का, एक पार्टी है रिपब्लिक, दूसरा पार्टी कौन सा है, तो दूसरा पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसी पार्टी से नया यहाँ पे जो बाइडेन क्या हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन आपसे लिए पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत का जो पार्टी है तो एक दलीय है, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपको याद होना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है, फिर से गलत पूछ रहा है मेरे भाई। यहाँ पे जब भी गलत पूछेगा तो आप अपने दिमाग में जोड़ डालिएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ लिए रहिएगा तो वहाँ पे गलत नहीं होगा। फ्रांस द्विपक्षीय क्या होता है, पद्धति है, ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था, 76 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को कर दीजिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था। बहुत इजी वे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको खूब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ गुमराह करने वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द हेग, द हेग, द हेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अधिकार किससे प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र संघ में। यहाँ पे मैं बता दूं कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य की बात की जा रही है, अस्थायी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, सही है, 5 से 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 अस्थायी सदस्य जिन्हें निषेध, निषेध जिसको वीटो कहते हैं, उसको शक्ति प्रदान किया गया। जैसे कौन कौन से देश होते हैं, तो देश अगर पूछेगा तो इनमें ये भी देश शामिल है, जैसे अमेरिका हो गया सबसे पहला, और दूसरा हो गया हमारा क्या हो जाएगा रूस, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, और लास्ट में हमारा चीन भी शामिल है इसमें, ठीक है। भारत इसमें नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी थी, वह कौन थी। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप भी, साथ में विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। मैं सारा वीडियो को बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बार इकाई क्या है, बार इकाई क्या है, 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए बार इकाई क्या है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा टिटेनियम, टिटेनियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, टिटेनियम हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन दिखाते हैं, सभी डॉपलर विस्थापन दिखाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सभी मंदाकिनियाँ हमसे दूर जा रही है, सभी मंदाकिनी हमसे क्या हो रहा है, दूर जा रही है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि यदि कोई बल दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होता है। यदि कोई बल दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होता है, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर होते हैं, वस्तुओं के मान क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु को भूतल की ओर गिराई जाती है तो क्या होता है। जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु को भूतल यानी कि जमीन पर फेंका जाता है तो क्या होता है, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परंतु उनके योग में क्या होता है, समान रहते हैं, योग में समान रहते हैं। गैलेना है एक है, क्या हो जाए, गैलेना है एक अयस्क है, सभी को पता है। तो गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना किसका है, तो गैलेना हमेशा याद रखिएगा पीवीसी यानी कि सीसा का अयस्क है, ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एकमात्र अधातु, सभी को पता है एकमात्र अधातु जो कि
कौन है जो कि विद्युत का सुचालक है? किसका सुचालक है? विद्युत का सुचालक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो हमारा ग्रेफाइट होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि अशोधित पेट्रोलियम तेल के परिशोधन के प्रक्रम द्वारा किया जाता है। कि प्रक्रम द्वारा किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ साफ तरल जल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निम्न पद्धतियों में से सरलतम पद्धति होगी। सरलतम पद्धति होगी तो निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना एवं रंग, ठीक है, परिवर्तन देखना होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि पदार्थ साफ तरल जल या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निम्न पद्धतियों में से सरलतम पद्धति होगी तो निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना एवं रंग परिवर्तन देखना। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, पूछा गया है कि किसी प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी के रूप ले लेते हैं। पौधे क्या होते हैं? लकड़ी के रूप ले लेते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा लिग्निफिकेशन हो जाएगा। लिग्निफिकेशन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की थी किसी आबादी में जीनों के कुल योग क्यों कहते हैं? जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो जीनों के कुल योग को हम लोग कहते हैं जीनोम, ठीक है, जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, यहाँ पे सूर्य में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ मिलान से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है कि जो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या क्या वो अपने कार्य में लेते हैं, क्या क्या कार्य में नहीं लेते हैं। इसी प्रकार के 93 नंबर क्वेश्चन में रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश होना बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। प्राणवायु और जल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 4 हो जाएगा। प्राणवायु नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आश्वानी याद रखिएगा, आश्वानी पौधों में नहीं होता है। क्या नहीं होता? आश्वानी ही में पौधों में नहीं होता है, नॉट का यूज किया गया। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा विभाज्योतिक कोष हो जाएगा। विभाज्योतिक क्या हो जाएगा? कोष हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि पौधों में रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले ऊतक का नाम क्या है? पौधों को रचनात्मक आधार प्रदान करने वाला ऊतक का नाम क्या होता है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं, पौधों की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से होती है। पौधों की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से होती है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जड़ के अग्र भाग के ठीक पीछे की भाग। जड़ के अग्र भाग के ठीक पीछे की भाग, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीजों के अंकुरित होते समय कुछ घटनाएं पाई जाती है, उनका सही क्रम किस प्रकार है? उनका सही क्रम बताना है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवशोषण, आकार, वृद्धि, प्रकुरण, ठीक है। अवशोषण, आकार, वृद्धि, प्रकुरण होते हैं जो कि बीजों के अंकुरित होते समय कुछ घटनाएं पाई जाती है, उनका सही क्रम इस प्रकार से सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो वायु का आदान प्रदान स्तनपायी प्राणियों में फेफड़े द्वारा होता है। तो वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, अल्वियोलाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैंने जब बायोलॉजी पढ़ाया था तो उस समय इस चीज़ बताया था, संजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? समुदाय को। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, समुदाय को मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, विषम चुनना है। तो विषम आपको हिंदी में पूछ सकता है, साइंस में पूछ सकता है और आर्ट्स में पूछ सकता है, किसी प्रकार में विषम पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिल्वर फिश हो जाएगा, जो कि कैटफिश, डॉग फिश और गोल्ड फिश के अंदर होता है। सिल्वर फिश को छोड़कर अन्य सभी समुद्र में पाए जाने वाले मत्स्य जीव हो जाते हैं, सिल्वर फिश को छोड़ाकर। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सही नंबर क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार रहा होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद और चांस अधिक रहते हैं, इसलिए मैं इस प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अधिक बनते हैं, मैं ये सारा प्रैक्टिस अलग अलग जगह से उठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अधिक मात्रा में आपको अच्छा लगे और एग्जाम प्रीव्यू से बेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, सब तक जय।